हेलो एवरीवन, दिस इज राजकमल। जैसे कि अब आपको पता है हम एसी सर्किट के अंदर आ चुके हैं और आज का जो अपन टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं पावर कैलकुलेशन इन एसी सर्किट। एसी सर्किट के अंदर पावर कैलकुलेशन किस तरीके से करते हैं, है ना। तो हम आज एसी सर्किट में भी रेजिस्टेंस, इंडक्टर और कैपेसिटर लेंगे। अगर एसी वेवफॉर्म देखते हो, यानी कहीं ना कहीं हमारा एसी वेवफॉर्म कुछ इस तरीके से होता है और ये लगातार फ्लक्चुएट कर रहा होता है प्लस माइनस में, तो इसकी चर्चा करेंगे। लेकिन इसमें पावर की अगर कैलकुलेशन हम करते हैं तो इससे पहले आपको एक जानकारी पता होना चाहिए। हमने पहले भी आपको ऐसे कुछ बताया था पावर कैलकुलेशन डीसी सर्किट में कि डीसी में पावर की शक्ति कैसे निकाला जाता है। तो हमने इस तरीके से आपको ऑलरेडी बता रखा था, अगर आपको याद हो कुछ तो। यानी अगर डीसी सप्लाई अप्लाई करते हैं रेजिस्टिव सर्किट में तो पावर कैसे निकलता है, उसका कर्व कैसे बनता है, इंडक्टर में कैसे पावर निकलता है और किस तरीके से उसको लिखते हैं, और कैपेसिटर में, है ना, एक शुद्ध कैपेसिटर की क्या चर्चा होती है और शुद्ध इंडक्टर में क्या होता है, ओपन सर्किट या कैसे होता है शॉर्ट सर्किट। ये बात रही डीसी परिपथ के लिए। लेकिन जब हम एसी परिपथ की बात करें तो क्या होगा, था ऐसा सर्किट जिसमें एसी हम सप्लाई देते हैं, दैट इज कॉल्ड एसी सर्किट। अब इसमें पावर कैलकुलेशन और उसके वेव की भी हम चर्चा करने वाले हैं। इसमें क्या करने वाले हैं, पावर कैलकुलेशन और उसके वेव की चर्चा करने वाले हैं। आइए, है ना। अगर मैं बात करूं ध्यान से यहां पे, अब इसमें हम अपने को अप्लाई किसको करना है जी, इसमें अप्लाई करना है यहां पर, इस बार अप्लाई करना है जी करंट को, है ना। तो यानी एसी सप्लाई देना है अपने को, इस बार क्या देना है, एसी सप्लाई देना है। और यही एसी सप्लाई इंडक्टर में देख के देखना है कि यहाँ पे पावर कितना कंज्यूम हो रहा है, और यही कैपेसिटर में देख के देखना है कि यहाँ पर पावर कितना कंज्यूम हो रहा है। एकदम बारीकी से समझिए, क्योंकि क्रिस्टल क्लियर करना हमारा प्रथम दायित्व बनता है और हम पूरी तरीके से आपको सिखाने की कोशिश करते हैं। आप भी पूरी निष्ठा से इसको समझने की कोशिश करिए, अपना 100% डेडिकेशन दीजिए। एक बार प्यार से पढ़िए, फिर ज़िंदगी में कभी नहीं पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि हम इस तरीके से आपके माइंड में छाप देंगे। कंपैरिजन एनालिसिस बहुत जरूरी है कि एसी था तो क्या हुआ, डीसी है तो कैसा हुआ, इसका वेवफॉर्म कैसे बन रहा है। अब अगर मैं कहूं कि यहां पर हमने क्या दिया है, 10 वोल्ट सप्लाई, क्या दिया है, 10 वोल्ट सप्लाई। यहां भी हमने क्या दिया है, 10 वोल्ट सप्लाई, यहां भी क्या दिया है, 10 वोल्ट सप्लाई। आपको एक चीज की जानकारी होनी चाहिए, एसी में जो भी वेव होते हैं वो टाइम के कॉरस्पॉन्डिंग साइनसोइडल यानी फ्लक्चुएट करता है वैल्यू, समय के कॉरस्पॉन्डिंग कभी जीरो भी हो सकता है, कभी मैक्सिमम होता है, कभी जीरो होता है। लगातार पोल, चूंकि जनरेटर चल रहा होता है जहां पे कंडक्टर कभी नजदीक जाता है, दूर जाता है, तो फील्ड कम ज्यादा कट करता है, तो इस तरह का वेव जनरेट होता है। आपको पता है ये समय के साथ तो वेरिएबल है ना, इसीलिए इसका वैल्यू भी लिखते हैं हम वीएम साइन ओमेगा टी। टाइम के साथ वेरी करता है ये मैग्नीट्यूड, ये वीएम का वैल्यू जो मैक्सिमम तो है, पर साइन के साथ ये कभी ऊपर नीचे जाते रहता है वैल्यू। ये देखिए कभी जीरो भी हो सकता है, कभी मैक्सिमम भी हो सकता है। तो यहां 10 वोल्ट देने का मतलब है कि हमने देखा कि हमको एक ऐसी परिपथ में लगातार वैल्यू बदल रहा है, तो इसको कितने वैल्यू को फिक्स बोला जाए, तो एक ऐसा वैल्यू निकाला गया जिसको बोले आरएमएस, उसी को फिक्स वैल्यू बोला गया कि यही इस परिपथ का इफेक्टिव वैल्यू है, यही काम करने वाला वैल्यू है। यानी अगर कोई ऐसा सर्किट जिसमें आपका समय के साथ वैल्यू लगातार बदल रहा है, तो इसका इफेक्टिव वैल्यू लगभग यहाँ आया, जिसका वीएम यहाँ आया तो इफेक्टिव वैल्यू यहाँ पे आया, जिसको आरएमएस नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया, वीआरएमएस। तो एसी में आरएमएस ही ऐसा वैल्यू है जो उस वेव को कांस्टेंट नियत बनाता है, उस वेव का क्या बताता है, नियत बताता है। कि बताता ये कि इस वेव में भले ही जीरो से ऊपर बढ़ रहे हो वीएम तक, लेकिन काम करने वाला वैल्यू जो है जो इतना ही है, मैक्सिमम का इतना। वीएम अगर वीआरएमएस बोले तो वीएम बटा √2, है ना, वीएम बटा √2। काम करने वाला जो मैग्नीट्यूड है वो इतना ही है जी, है ना। ओवरऑल औसत, हालांकि इसको औसत नहीं बोल सकते, पर ये जो काम आरएमएस जो है एक तरीके से मीन ही है, जो कभी जीरो और कभी मैक्सिमम तक जा रहा है, तो वो Vm/√2 ही है जो इसका एक फिक्स वैल्यू बताता है, इसीलिए हमने 10 वोल्ट लिखा। तो एसी सर्किट में कभी भी अगर 10 वोल्ट लिखता है, 25 वोल्ट लिखता है, या आपके घरों में 220 वोल्ट बोलते हो, वो कौन सा वोल्टेज है, आरएमएस वोल्टेज है। कौन सा वोल्टेज है जी, आरएमएस। चलिए ये भी क्लियर है, मैक्सिमम वोल्टेज तो नहीं है, आरएमएस है, ठीक है। चलिए
तो आपने आरएमएस वोल्टेज अप्लाई किया है, वहां भी बोला एसी में 10 वोल्ट तो आरएमएस, 10 वोल्ट एसी में तो आरएमएस, ठीक है। अब यहां पर कोई आपसे ये पूछते कि ऐसे परिपथ का पावर कैलकुलेशन या पावर क्या होगा, तो एसी सर्किट में जब भी पावर निकालते हैं तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा फॉर्मूला एसी के लिए वी आई कॉस फाई इस्तेमाल होगा हमेशा। ऐसा क्यों होता है, हमने आपको लीडिंग लैगिंग सर्किट भी दिखाया कि जब किसी परिपथ में एसी के केस में क्या होता है, अगर शुद्ध रजिस्टर रहा तो दोनों तो सेम फेज में निकलता है, लेकिन जैसे ही इंडक्टर और कैपेसिटर की बात होती है तो वो हम क्या करते हैं जी, फेज लीडिंग लैगिंग होता है, इसलिए कॉस लगाते हैं, इसलिए क्या करते हैं जी, कॉस लगाते हैं। लेकिन अगर शुद्ध प्रतिरोध हो तो इसमें कोई लीडिंग लैगिंग नहीं होता, तो कॉस को आप चाहे तो हटा, कॉस फाई का मान चूंकि 1 हो जाता है, लेकिन लीडिंग लैगिंग नहीं होता तो फेज एंगल 0, कॉस 0 का मान 1। तो ऐसे परिपथ को आप लिख सकते हो ऐसे फॉर्मूला में, सिर्फ रेजिस्टिव सर्किट में आप अलाउ हो ये लिखने के लिए वी आई, एसी के पावर के लिए क्या लिख सकते हो आप, वी आई, ये ध्यान रखना है, ये एसी। लेकिन अब पावर की ये वैल्यू को लिखने के लिए भी आपको पता होना चाहिए, यहाँ भी वी आरएमएस होना चाहिए और आई उस करंट का आरएमएस वैल्यू होना चाहिए, तभी एसी पावर को आप रेजिस्टिव सर्किट में भी लिख सकते हो ऐसा, वी आरएमएस आई आरएमएस। नहीं तो कॉस फाई हमेशा लिखिए, आपके लिए बेहतर रहेगा, कॉस फाई हमेशा लिखिए, हमेशा बेहतर रहेगा। चूंकि एक रेजिस्टिव सर्किट में हमने लीडिंग लैगिंग सब बता दिया है कि फाई का मान 0 तो कॉस फाई का मान 1 हो जाता है। अगर यहां से कोई आपसे एसी पावर पूछे तो फॉर्मूला V इंटू आई, क्या है फॉर्मूला, V इंटू आई, तो पावर निकालिए जी, आप ही को कोई पावर निकालने के लिए बोल देगा तो पावर कैसे निकालेंगे, एकदम सर्किट को ऊपर लेके चलिए, क्योंकि अपने पास ऐसे कंडीशन में जगह कम होता और हम चाहते हैं एक जगह सब कुछ सीखेंगे तो क्लियरिटी ज़्यादा बेहतर तरीके से आएंगी, है ना। अब आइए सर, यहाँ पर अगर पी एसी पावर इस लोड पर बोले, किस लोड पर, इस लोड पर, तो हम कहेंगे सर इस सर्किट का वोल्टेज है 10 और करंट, सर करंट तो नहीं पता, करंट निकाल सकते हैं जी, नहीं पता तो करंट निकाल सकते हैं। आरएमएस वोल्टेज 10 है और रेजिस्टेंस 2 है, तो करंट क्या हो गया 5 एम्पियर, करंट क्या हो गया 5 एम्पियर, तो करंट आप लिख सकते हो 5, तो यहाँ भी कितना हो गया 50 वाट, यहाँ भी क्या हो गया 50 वाट। ये 50 वाट क्या हुआ, इसका आरएमएस वैल्यू, पावर जो है, कंजम्पशन जो पावर का हुआ वो 50 वाट दिखा, टोटल पावर कितना हुआ 50 वाट। इसका मतलब है यहां भी हमने 10 वोल्ट लिया, 2 ओम प्रतिरोध लिया, 50 वाट पावर का कंजम्पशन हुआ, जबकि एक डीसी सर्किट में भी क्या लिया, 10 वोल्ट लिया एवरेज वैल्यू, 2 ओम प्रतिरोध लिया, तो इसमें फॉर्मूला के अकॉर्डिंग में पावर कंजम्पशन कितना हुआ था आपको 50 वाट हुआ था कि नहीं, 50 वाट हुआ। इसका मतलब 50 वाट यानी समान पावर लॉस करने के लिए डीसी का जितना एवरेज वैल्यू होता है, ध्यान से समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, 50 वाट पावर को लॉस करने के लिए डीसी का जितना वोल्टेज लगता है एसी का ही उतना आरएमएस वोल्टेज लगता है। क्लियर, समझिए फिर से ध्यान से, ऐसा नहीं कि एसी का कोई वोल्टेज उतना ही पावर लॉस करेगा, नहीं, 50 वाट या आप ऐसे बोल सकते हो समान पावर क्षति करने के लिए या समान हीट उत्पन्न करने के लिए डीसी का जो औसत वैल्यू लगता है एसी का वही आरएमएस वैल्यू लगता है, एसी का क्या लगता है आरएमएस वैल्यू। ये सब चीजें आपके हमेशा माइंड में होनी चाहिए, हमको हालांकि नोट भी करवा देंगे। तो एसी का आरएमएस मिला, करंट आरएमएस मिला, दोनों मिलके पावर दे दिया। अब आइए आप बोलोगे कि सर ये आरएमएस तो होता ही, आप क्यों बार बार यही आरएमएस पे फोकस कर रहे हो, क्योंकि जब एसी वेव की चर्चा करते हैं, जब एसी वेव की चर्चा करते हैं तो वहां सिर्फ आरएमएस ही नहीं, बहुत चीज होता है, वीएम होता है, वी आरएमएस भी होता है कि नहीं, वी एवरेज भी कहीं कहीं आपको देखने को मिलता है। हालांकि औसत एक कंप्लीट साइकिल के लिए औसत 0 होता है, लेकिन वी एवरेज भी 0.63 × 7 आपको लिखा है, ये कहां पे किस तरीके से होता है इसकी चर्चा करेंगे। लेकिन आपको पता है कि औसत वैल्यू जो होता है इसका क्या होता है, कहीं 0.637 निकलता है, वो रेक्टिफाइड आउटपुट होता है, मतलब इसको किसी ब्रिज से गुजारा गया, सब प्लस में चला गया, तब उसका औसत 0.637 अपन निकालते हैं ना। तो इसका मतलब है कि एसी में तो बहुत सारा टर्म है, लेकिन किसी डीसी में जितना पावर लॉस होगा
एसी के किस वैल्यू से उतना ही पावर लॉस होता है, वो होता है आरएमएस वैल्यू से। वो कौन सा वैल्यू से, आरएमएस। तो आपको वैल्यू में यहाँ पीक वोल्टेज देता 10 वोल्ट, तब पूछता कितना आरएमएस होगा, तो पीक देता 10, तो आपको पहले आरएमएस इसका बनाना पड़ता है। क्या होता है, आरएमएस। यानी कहीं अगर वीएम दे देता 10 वोल्ट, तो आपको पहले आरएमएस बनाना पड़ता है। क्या बनाना पड़ता है, वी आरएमएस। ये बनाना पड़ता है 10/√2, क्योंकि आपको पता है आरएमएस वैल्यू होता है पीक का √2 भाग होता है। तब इस आर वोल्टेज के इसको V²/R करिएगा, तब आपको पावर निकलेगा, है ना। तो पावर घट जाएगा। जब पीके वैल्यू 10 ही लीजिएगा तो आरएमएस तो 10 से कम हो जाएगा। जबकि समान पावर लॉस करने के लिए जितना डीसी के द्वारा आप कर रहे थे, उतना ही पावर लॉस करने के लिए अगर आप जाते हो एसी से भी, तो आपको 10 वोल्ट आरएमएस लेना पड़ता है। 10 वोल्ट क्या लेना पड़ता है, आरएमएस। इसीलिए इफेक्टिव वैल्यू जो होता है वो आरएमएस वैल्यू होता है। तो कई बार आपसे ये बोलेगा, बताइए कहीं पर 10 वोल्ट या 1 वोल्ट कहीं पर किसी रेजिस्टेंस में क्षति करने के लिए 1 वोल्ट हीट जितना प्रोड्यूस करेगा, उतना ही हीट प्रोड्यूस करने के लिए 1 वोल्ट डीसी के द्वारा जितना हीट प्रोड्यूस किया जाए, तो बताइए उतना ही एसी के द्वारा कितना वोल्ट देने पर हम जो है उतना ही हीट प्रोड्यूस करा सकते हैं। तो 1 वोल्ट आरएमएस देके क्या करते हैं, 1 वोल्ट एसी का आरएमएस उतना ही काम करता है जितना डीसी के 1 वोल्ट औसत काम करता है। क्लियर। चलिए जी, चलिए ये मामला क्लियर है, क्लियर है। चलिए, तो ये समान काम कर लिया, 10 वोल्ट आरएमएस दिया हूं, तब ऐसा समान काम किया। अब आइए, अब इसके कर्व भी बनाई, वहां भी हम कर्व बनाए थे। तो डीसी में स्ट्रेट लाइन का बनता है, इसमें क्या बनता है, आपको कुछ इस तरीके से बनता है। अब कर्व करेंगे जी, कर्व बनाएंगे, अच्छे से बनाएंगे। लाइन वाइन बहुत जरूरी है। सॉरी, कर्व बना रहा हूँ, अच्छे से समझिए, बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि हर चीज़ को बारीकी से लेके जाना है, हर चीज़ को बारीकी से लेके जाना है। कर्व में एंगल नहीं होना चाहिए। चलिए, अब मान लीजिए 10 वोल्ट आरएमएस है ना। 10 वोल्ट क्या है, आरएमएस है। तो उसका पीक कितना वोल्ट होगा जी, 10 वोल्ट अगर सर किसी वेव का आरएमएस है, तो उसका पीक कितना होगा। जब हम किसी का आरएमएस जान रहे हैं सर 10 वोल्ट है, तो उसका मैक्सिमम वोल्टेज कितना होगा। सर हमने फॉर्मूला पढ़ा है 10√2, अगर गुना कर दे तो कितना हो गया, 14.14 वोल्ट, है ना, 14.14 वोल्ट। यानी हमने को जो कर्व बनाना है उसका मैक्सिमम वोल्टेज कितना रखेंगे, 14.14, तभी उसका आरएमएस 10 बनेगा, है ना। तो आइए जी, अब अपन 10 हाथ दिल पर, आजकल हैप्पीएल में जो चलता है, बोलता है बार बार यूपीआई चलेगा ओनली। चलिए, उम्मीद करते हैं आप लोग का एग्ज़ाम इतना बेहतर हो, यहाँ से पढ़ने के बाद 100% सेटिस्फैक्शन हो और एग्ज़ाम बहुत बेहतर जाए। हमारे यही शुभकामनाएं हमेशा आप लोगों के साथ बनी होती है। सीखिए, सीखने के बाद जो मज़ा है ना ज़िंदगी में, वो फिर कहीं से और नहीं मिलता। लगता है कि हाँ, इस पे हम भी लेक्चर दे सकते हैं। चलिए, तो ये क्या हुआ, मैक्सिमम हमने जो अब वोल्टेज बनाया वेव फॉर्म, उसका मैक्सिमम वोल्टेज कितना है, ये है Vm, और इसका वोल्टेज कितना होगा, 14.14, यानी 10√2। कितना वोल्टेज होगा, 10√2 वोल्टेज होगा। कितना वोल्ट होगा, 10√2, है ना, इस कर्व का। ये किसका कर्व है जी, वोल्टेज का कर्व है। चलिए, अब मैं ये भी चाहूंगा कि सर करंट का कर्व बनाइए। तो करंट का वैल्यू कितना है, 5 एम्पियर। अब ये करंट जो है IRMS है,
है ना, क्योंकि आरएमएस वोल्टेज में अगर प्रतिरोध से भागा दिए तो आरएमएस करंट मिला। तो आरएमएस करंट का वैल्यू क्या है 5 एम्पियर। तो बताइए करंट का जो है वो मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा। तो सर आई पीक जब हम निकालेंगे, क्या आई मैक्स निकालेंगे, वो क्या होगा 5√2 कितना होगा जी 5√2 कितना एम्पियर 5√2 एम्पियर। तो कर्व आप बनाना है आपको किसका, करंट का। तो करंट का कर्व बनाइए, तो 10√2 का इतना बड़ा है, 5√2 उसका आधा बनेगा कर्व। ये लीजिए छोटा बना दिया हाइट का। दोनों सेम फेज में रहेगा क्योंकि प्रतिरोध है, फेज में कोई चेंजेस नहीं, फेज एंगल कितना 0, लेकिन ऊंचाई जो बनेगा वो कितना होगा, उसका हाफ जाएगा जी, ऊंचाई क्या होगा हाफ की ओर जाएगा। ठीक है, कर्व थोड़ा और बेहतर बन सकता था। चलिए अब देखिए, अब हम बात करने वाले हैं। तो करंट का कर्व भी हो गया सर हमारे पास। चलिए करंट का भी कर्व हो गया, ठीक है। हाँ, तो करंट का भी कर्व हो गया। अब सर पावर कर्व बनाई, वहां दोनों का गुना होके आगे बढ़ा था। अब यहाँ का पावर कर्व देखिए, पावर कितना है 50। तो 50 जब है, और देखिए दोनों यहाँ ये पॉजिटिव और ये भी है पॉजिटिव, तो पावर कर्व भी क्या होगा पॉजिटिव, इसका गुना में जाएगा। तो 10 5 50 √2 पीक कितना बनेगा, है ना, 1 सेकेंड, है ना। अगर पीक की बात करें 10√2 और 5√2, 10 50 50 और पीक पे और ले जाइए, और भी पीक पे जाइए, 50 और 2 100 पीक पे जाइए, 100 या मान लो यहाँ तक आएगा। अब इतना बड़ा कर्व तो जगह है नहीं, तो छोटे में एडजस्ट करेंगे। पावर का कर्व ये समझो, ये इसका मैक्सिमम है। पावर का कर्व भी क्या होगा मैक्सिमम। जैसे इसे ये छोटा 0 है तो पावर 0, जैसे ये कम है तो ये यहाँ ये कम, ये इसका मैक्सिमम ये है, इसका मैक्सिमम ये है, तो ये यहाँ पर अगर वैल्यू भी लिखना चाहें, यहाँ अपन वैल्यू भी लिखना चाहें तो यहाँ 5√2 आएगा, 5√2 करंट का। और यहाँ पावर का मैक्सिमम कितना आएगा बताओ। पावर का मैक्सिमम वैल्यू की अगर बात करें सर 10√2 गुना 5√2, ये मैक्सिमम वैल्यू है पावर का। ओवरऑल पावर का कर्व कैसे होगा सर, ओवरऑल पावर का कर्व तो ये इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, ठीक है नहीं। चलिए तो ये पावर का मैक्सिमम वैल्यू है। तो पावर कर्व बन गया ना हमारे लिए, पावर कर्व बन गया। बोलिए ये पावर ही कर्व तो है, पावर कर्व ही तो है, ये पावर कर्व ही तो है। बताइए यहाँ से यहाँ तक है क्या पावर कर्व। अब इसी में कर दूंगा ये लाइनिंग तो क्या होगा, इंगेज हो जाएगा, ये है कि नहीं। पावर कर्व आपको दिख गया। नाउ अब ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, और नेगेटिव का गुना करिए, नेगेटिव को गुना करिए नेगेटिव से, ये पॉजिटिव बन जाएगा। तो अब इसका दूसरे साइकिल साइड जब जाते हैं तो वहां भी पावर का कर्व जब देखोगे तो माइनस माइनस गुना। अब ये भी पीक मैग्नीट्यूड उतना ही जाएगा गुना में, बस ऊपर वेव भाग जाएगा, वेव क्या हो जाएगा सॉरी ऊपर बस चला जाएगा। इसको यहाँ से यहाँ तक अरेंज करना है, अब पीक भी ध्यान रखना है। ये लीजिए, ये भी क्या हुआ, ये बन गया। अब ये भी पावर का कर्व हो गया, ये भी क्या हो गया पावर का कर्व हो गया। ये लीजिए, तो पावर हमने एक चीज देखा कि पावर क्या है जी पॉजिटिव, पावर क्या है पॉजिटिव है। करंट वोल्टेज चाहे कोई रेजिस्टिव सर्किट में कैसा भी हो, और पावर का कर्व सब क्या बना पॉजिटिव। तो इसीलिए इसका पी एवरेज, इसीलिए एसी पावर जो होता है, एसी पावर में भी क्या हुआ यहाँ पे चला सर 0 और मैक्सिमम चला। तो पी पावर भी जो होता है अपना, उसका एसी सर्किट में औसत पावर निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है औसत पावर। इसीलिए एसी सर्किट में पावर या फिर एवरेज पावर बोलते हैं। एसी पावर बोल देगा या फिर पी एवरेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं पी एवरेज, एवीजी। इसीलिए एसी सर्किट में एवरेज पावर भी बोलेगा, तो इसका मतलब यही है, इसका ज़्यादा कम है तो औसत तो निकलेगा, एवरेज पावर बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी एवरेज पावर। इसी को बोलते हैं पी एक्टिव पावर, इसी को बोलते हैं जी एक्टिव पावर भी, इसी को बोलते हैं रियल पावर, इसी को क्या बोलते हैं रियल पावर। तो एसी सर्किट में पावर को कई नाम से देखा गया, एसी सर्किट में पावर को कई नाम से देखा गया। कभी एसी लिखते हैं, कभी एवरेज वैल्यू लिखते हैं, कभी पी एक्टिव लिखते हैं, पी एक्टिव पावर है ना, या कभी रियल पावर, इसी को रियल पावर बोलते हैं। क्लियर है।
तो एसी को कई नाम से देखते हैं। बताइए क्लियर है कि नहीं? तो सारे करंट पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव हो तब भी पावर पॉजिटिव हो गया, इसलिए इसका औसत निकलता है और इसी का औसत वैल्यू कितना है 50। देखिए मैक्सिमम वैल्यू पावर का कितना है, इतना है। मैक्सिमम वैल्यू पावर का कितना है, सीधे 10√2 5√2 जो कि वैल्यू देता है कितना 100। कितना दे दिया 10 × 50 और √2 गुना करेंगे तो 100। बहुत कॉन्सेप्ट की चीजें हैं, इतनी कॉन्सेप्ट बताया नहीं जाएगा कहीं पे, ये ध्यान रखिए। बहुत कॉन्सेप्ट की चीजें हैं और इस क्लियरिटी के साथ जो आपको दिखने लगेगा रियल में क्या हो रहा है ना। तो आप अगर देखेंगे तो 100 हो गया मैक्सिमम, तो क्या मैं पावर 100 लिख सकता हूं क्या? नहीं, पावर तो 50 ही है। क्यों? क्योंकि इसका जो औसत निकला है, पावर का क्या निकला है, औसत निकला है। कहीं ज्यादा है कहीं कम है, कहीं ज्यादा है कहीं कम है, कहीं ज्यादा है, तो इसका औसत वैल्यू आपको कितना मिला है जी 50। ये एवरेज पावर की, ये पावर की बात कर रहा हूं। पीक की बोले मैक्सिमम पावर जो है वो तो 100 पावर मिल रहा है, लेकिन औसत पावर की बात करें तो एसी में भी औसत पावर की चर्चा होती है, और जो कि कितना है Vrms इंटू IRMS, तो बराबर कितना 10 × 5, और cos फाई का मान तो 0 है ना, तो कितना हो गया 50 वाट इज योर आंसर। 50 वाट इज योर आंसर। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। मुझे नहीं लगता कोई समस्या होना चाहिए, मुझे नहीं लगता कोई भी समस्या किसी को होना चाहिए। तो पावर कर्व कैसा बन गया, सब पॉजिटिव। जब सर्किट कैसा हो, रेजिस्टिव हो। जब इंडक्टिव हो तो मामला कुछ और होगा, कैपेसिटिव हो तो मामला कुछ और होगा। तो हम आगे भी अलग अलग वेव पे चर्चा करेंगे, आगे भी अलग अलग वेव पे चर्चा करेंगे। चूंकि अपने पास जगह नहीं है, अपने पास यहाँ तो जगह नहीं है, इसमें और सीखेंगे, कोई बात नहीं, नेक्स्ट पेज पे सीखेंगे। यहाँ जगह नहीं है, नेक्स्ट पेज पे सीख लेंगे। यहाँ भी जगह नहीं है सर, नेक्स्ट पेज पे सीख लेंगे। पर चीजें क्लियर होनी चाहिए, है ना। इस पे भी एनालिसिस हो जाएगा, पर क्लियर होनी चाहिए। अगर मैं बोलता हूं इसको हमने 1 सीखा है, हमने ये नंबर 1 सीखा है, तो नंबर 2 भी सीखेंगे इसका, है ना। नंबर 3 भी सीखेंगे इसका, है ना, इसको भी सीखेंगे। पर यहाँ के एनालिसिस में मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होगी, कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये भी देखना पावर कर्व, इसको बोलते हैं पावर कर्व। ये वाला पावर कर्व है, ये वाला क्या है, पावर कर्व है। एक लाइन और मैं लिख देता हूं यहां पर। ये तो अब रही इधर की बात जो बाद में अपन देख लेंगे, ये तो रही इधर की बात जो अपन बाद में देख लेंगे, है ना। अब कुछ चर्चा कर लेते हैं, कुछ चर्चा कर लेते हैं। नोट करके आपको कुछ खास बात मैं लिखवा देता हूं, नोट करके कुछ खास बात की चर्चा होगी। नोट, चलिए नोट क्या करना है सर, नोट क्या करना है, तो एक चीज नोट इंपॉर्टेंट करना है कि आपको गया कितना एसी कितना डीसी के बराबर। 10 वोल्ट डीसी 10 वोल्ट कितना एसी के बराबर, तो 10 वोल्ट कोई भी बोल देगा, लेकिन पूछ देगा आरएमएस पीक एवरेज कौन सा, तो कंफ्यूज होता है, तो हमेशा आरएमएस। तो एक वर्ड मैं यहां पे लेता हूं, किसी प्रतिरोध में किसी प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस, हिंदी इंग्लिश दोनों बोल रहा हूं जी, है ना। किसी प्रतिरोध में उत्पन्न हीट, हीट मतलब ताप, क्योंकि किसी प्रतिरोध में जब पावर लॉस होता है किसके फॉर्म में, हीट के फॉर्म में। कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा गया, रजिस्टर में पावर लॉस किस टर्म में होता है, हीट एनर्जी के टर्म में। कैसा, हीट। तो किसी प्रतिरोध में उत्पन्न ताप डीसी सोर्स के एवरेज वैल्यू द्वारा किया जाए तो एसी के
आरएमएस किसी प्रतिरोध में उत्पन्न हीट डीसी सोर्स के एवरेज वैल्यू द्वारा किया जाए तो एसी के आरएमएस वैल्यू द्वारा उतना ही ताप उत्पन्न किया जाता है। यानी किसी प्रतिरोध में हीट डीसी सोर्स के एवरेज वैल्यू ज्यादा जितना किया जाता है, यहां पे जितना किया जाता है, तो एसी के आरएमएस वैल्यू द्वारा उतना ही हीट उत्पन्न किया जाता है। इसका मतलब है किसी भी हीट प्रतिरोध में हीट उत्पन्न करने के लिए एसी करंट का जो डीसी वैल्यू होता है वो एसी के कौन से वैल्यू के बराबर होगा? आरएमएस वैल्यू के बराबर। ये करंट और वोल्टेज दोनों के लिए लागू होता है। या फिर एसी का जो आपका तो डीसी का जो वोल्टेज होगा वो एसी के आरएमएस वोल्टेज के इक्विवेलेंट होता है ना। ये दोनों इक्विवेलेंट होता है। तो 10 वोल्ट डीसी उतना ही काम करेगा जितना 10 वोल्ट के आरएमएस एसी का वाला वेव काम करेगा। ठीक है ना, ये चीज बहुत ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तब देखो 50 वाट दिया तो यहाँ पे 10 वोल्ट क्या लिया? आरएमएस। जबकि उसका पीक वेव का कितना है? 10√2। कितना है पीक? 10√2। तो 10√2 वाला पीक वेव फॉर्म उतना ही काम करता है जितना 10 वोल्ट का एवरेज वैल्यू डीसी का, है ना। यानी जिसका 10√2 पीक है उसका औसत, इसका आरएमएस क्या होता है? 10 बट्टा यानी √2, यानी 10√2/√2 करोगे तो 10 बचेगा। यानी क्लियर है चीजें? तो एसी का आरएमएस वैल्यू उतना ही काम करता है जितना कि डीसी का औसत वैल्यू, है ना। इस टर्म में भी याद रख लेना, एसी का आरएमएस वैल्यू उतना ही काम करता है, एसी का आरएमएस वैल्यू उतना ही काम करता है जितना कि थोड़ा नीचे कर देता हूं, जितना कि डीसी का औसत यानी एवरेज वैल्यू, है ना। तो एक टर्म इसमें भी लिख दिया, ऐसे समझ लो, या फिर आप लोग ऐसे समझ लो, और है ना। चलिए, तो ये रेजिस्टेंस के द्वारा आपने पावर को भी देखा, किस तरीके से पावर क्या करता है। अच्छा, कई बार आपके एग्जाम में ये भी पूछ लेता है कि आप बताइए इलेक्ट्रिसिटी की गति क्या होती है, करंट की गति क्या होती है, कई बार ये भी पूछ देता है। तो चलिए इसको हटा देते हैं, इस पे चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में। इंडक्टर और कैपेसिटर में अपन पावर क्षति देखेंगे, ठीक है ना। लेकिन अभी एक चीज और लिख देता हूं, कभी पूछेगा, कभी आपसे पूछता है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, है ना। विद्युत धारा की गति क्या होती है। कभी कभी आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि विद्युत धारा की गति क्या होती है, तो कोई बताएगा, है ना। ये गति लगभग उतना ही होता है जितना कि सन की गति होती है ना। प्रकाश की गति के बराबर। तो ये भी ध्यान रखना, कभी कभी पूछ देता, बहुत छोटे छोटे एग्जाम में पूछ सकता है। और प्रकाश की गति क्या होती है, कोई बताएगा? प्रकाश की गति क्या होता है, कोई बताएगा? वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा की गति। यहाँ पे क्या हो गया? विद्युत धारा की गति, है ना। हिंदी वाला लिख लेगा इसको, तो क्या होगा बताएंगे?
है ना, क्या होगा बताएंगे? प्रकाश की गति क्या होती है जी? 3 क्रॉस 10⁸ किलोमीटर पर सेकेंड। 3 क्रॉस 10⁸ किलोमीटर पर सेकेंड। तो मुझे नहीं लगता कोई किसी को कंफ्यूजन होगा, किसी को कोई कंफ्यूजन होगा, ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा हो नहीं सकता। मीटर नहीं, किलोमीटर, मीटर पर सेकेंड है ना। चलिए, आई होप सो सभी को क्लियर हो गया होगा। तो डीसी-एसी में फर्क पता चल रहा है जी, डीसी-एसी में पता चल गया ना। अब इसके इंडक्टर में तो पावर लॉस तो बहुत ज्यादा दिखा रहा था, वाइंडिंग जल जाता, संभव ही नहीं था। इसमें भी संभव नहीं था, सर्किट ओपन हो जा रहा था, करंट जा ही नहीं पा रहा था डीसी करंट, है ना। एसी में चर्चा करेंगे क्या होता है, एसी में चर्चा होगा क्या होता है, ठीक है। चलिए फिर वो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है। एसी थोड़ा आप लोग को टफ लगेगा, थोड़ा लो स्टैंडर्ड बच्चा, यानी लो स्टैंडर्ड इन द सेंस आईटीआई वाला बच्चा को ये सब थोड़ा जल्दी समझ में नहीं आता, जबकि हम बारीकी चीज़ों को कराते हैं। आप अच्छे से पेशेंस धरिए, आखिरी तक पढ़िए, आपको लगेगा कि हमको बहुत कुछ आता है, एग्जाम में फोड़ देंगे, ठीक है। लेकिन पेशेंस से आखिरी लेक्चर तक देखिए एसी का। इसमें अगर डिप्लोमा और बीटेक वाला जो बच्चा होगा, क्योंकि उनको भी सेम सिलेबस पढ़ना होता है, तो उनके लिए तो ये सब आसान होता है, क्योंकि वो एसी एनालिसिस में बहुत अच्छा से नेटवर्क थ्योरी पढ़ता है। बाकी आपके लिए हम पूरे लगे हुए हैं जी, किसी को कोई समस्या हम नहीं आने देंगे। ओके, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आप लोग एक चीज और मैं यहाँ पे बता दूं कि आप लोग ऐप को डाउनलोड करके आपको कोर्स को एंजॉय कर सकते हो। ये सारा कोर्स कंटेंट रेलवे ग्रुप ऐप पे आपको मिलेगा। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, ये सारा कंटेंट कहाँ पे मिलेगा जी? यहाँ पर रेलवे ग्रुप ऐप पे हर कंटेंट मिलेगा। कैसा क्या होगा उनकी भी चर्चा कर देता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि बहुत बच्चा क्वेरी कर रहा होता है। चलो शायद अभी नहीं मिले, आगे कभी मिल जाए तो मैं आप लोग को ये बता दूंगा। चलिए, रेलवे ग्रुप ऐप आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। रेलवे ग्रुप स्पेशली डेडिकेटेड टू आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन, ओके, जिसमें आईटीआई वाले बच्चे को के अकॉर्डिंग सिलेबस हो रहा है। भले ही यही कोर्स बीटेक और डिप्लोमा वाला बच्चा भी पढ़ेगा, वो बात अलग है, पर ये जो सिलेबस होता है वो फुल्ली डेडिकेटेड टू आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन बेस, और यही कोर्स आपको हर बच्चा को पढ़ना पड़ेगा, चाहे वो बीटेक हो, डिप्लोमा हो या एमटेक कर रखा हो। अगर वो फॉर्म भर डालेगा तो उनको यही पढ़ना पड़ेगा, ओके। बाकी यही सिलेबस भी है आईटीआई का, कहीं भी चले जाओ, किसी भी एग्जाम में जाओ, ये यूनिवर्सल है। इतना कंटेंट मच मोर सफिशिएंट है किसी भी एग्जाम में, चाहे किसी स्टेट के एग्जाम में जाते हो, लाइनमैन के लिए जाते हो, यूपीपीसीएल के लिए जाते हो, बिहार इलेक्ट्रिसिटी के लिए जाते हो, या फिर बार्क के लिए जाते हो, इसरो के लिए जाते हो, किसी भी एग्जाम के लिए अगर आईटीआई लेवल है तो इससे बाहर कुछ नहीं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, बाय बाय, टेक केयर।